हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। ये चैप्टर एक्चुअली में दो पार्ट्स में डिवाइड है। आधे पार्ट में हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन, उसके एप्लीकेशंस और उसके एग्जाम्पल्स जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे संबंधित मैं 6 लेक्चर बना चुका हूं और अब इसका जो आधा पार्ट बचा है उसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो क्या होता है उससे संबंधित पहले हमें क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल को समझना होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, और इसके बाद में फिर आखिर में हम पढ़ेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स। तो आज के इस वीडियो में और आज का ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि क्रांतिक कोण क्या है या फिर पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, और उससे संबंधित जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे हीरा क्यों चमकता है और कोई कांच की प्लेट है उसमें कोई खरोंच बन जाए वो दूर से दरार क्यों दिखती है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, प्रकाशिक तंतु है, ऑप्टिकल फाइबर, ये इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो हम बारीकी से एक एक लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम जानेंगे क्रांतिक कोण क्या है और उससे संबंधित फिर आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, जो फिजिक्स है वो एक तरह की चेन है और सीढ़ी बाई सीढ़ी पहले जब आप अपवर्तन पढ़ लेंगे उसके बाद आपको क्रांतिक कोण समझ में आएगा। जब क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल को आप समझ जाएंगे उसके बाद ही आपको पूर्णांतरिक परावर्तन समझ में आएगा। तो चेन बाई चेन है, लगातार मेरे साथ वीडियो देखते रहिए और हम आखिर तक टॉप तक पहुंच जाएंगे एक दिन। देखें तो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे समय बचाने के लिए थोड़ा लिख दिया है, तो क्रांतिक कोण को पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर पूर्णांतरिक परावर्तन को, और फिर उसके लिए क्या कंडीशंस हैं यानी क्या हो तभी पूर्णांतरिक परावर्तन की जो फिनोमेना है, जो घटना है वो होगी, वरना नहीं होगी। तो देखिए, मैं पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको मैं अभी समझा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए, इधर मैंने दो माध्यम लिए, ये अपवर्तक तल हो गया यानी उसके ऊपर एक माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है। हम ये मान के चल रहे हैं जो ऊपर वाला माध्यम, जो माध्यम 1 है, जो मीडियम 1 है वो विरल है यानी वो रेयर मीडियम है, और जो मीडियम 2 है वो डेंसर है यानी वो सघन माध्यम है। और इसके 2-3 केस हम पढ़ेंगे। पहले केस में ये है, फिर आगे दूसरा केस और फिर ये तीसरा केस। और जो m है ये काल्पनिक रेखा, लंबवत रेखा जिसको हम कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल। तो हम देखिए, आप क्रांतिक कोण पढ़ें या पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ें, दोनों ही केस में हम ये मान के चलेंगे कि जो प्रकाश किरणें हैं वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं। ऐसा नहीं होगा कि कभी विरल से सघन में जाएं। कंडीशंस पहले मैं बता दे रहा हूं कि क्रांतिक कोण या फिर पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना तभी होगी जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से यानी डेंसर मीडियम से विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम में जाएं। इसके अपोजिट विरल से सघन में जाती हैं तो ना ही क्रांतिक कोण बनेगा वहाँ पर और ना ही पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो चलिए समझते हैं पहले पूर्णांतरिक परावर्तन से पहले क्रांतिक कोण क्या है। तो हम मान के चल रहे हैं कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यानी सघन माध्यम से किस में जा रही है, विरल माध्यम में। सघन माध्यम मैंने नीचे माना है, विरल माध्यम माना है अब की बार ऊपर। मानने को आप नीचे मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेहतर समझने के लिए मैंने 2 को माना है सघन माध्यम और 1 को माना है विरल माध्यम। तो एक कोई प्रकाश किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होती है। देखें यहाँ पर अपवर्तन मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ा दिया है। तो ये सघन माध्यम में प्रकाश किरण का रास्ता नहीं बदलेगा। वजह क्या, माध्यम कोई भी हो, या वो सघन हो या विरल हो, जब तक माध्यम समान रहता है प्रकाश किरण का जो रास्ता है वो नहीं बदलता है। अब जैसे ही इसको क्रॉस करेगी इसके ऊपर माध्यम दूसरा। अब आपको अपवर्तन की डेफिनेशन याद आनी चाहिए। वो ये कहती है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। अब एक्चुअल में इसका रास्ता ये था, अगर माध्यम एक ही होता तो वो सीधी जाती। अब होगा क्या, सघन से विरल में जा रही तो अविलंब, ये अविलंब से दूर यानी अपने रास्ते से वो कुछ ऐसे और दूर हट जाएगी। तो देखो, ये है आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तन हो गया है, मुड़ गई है, अपने मार्ग से विचलित हो गई है, तो इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण। अब हम आपको पढ़ा चुके हैं आपतित किरण का अविलंब के साथ, यानी ये आपतित किरण है और ये विलंब, इसके साथ जो कोण बनता है उससे हम कहते हैं आपतन कोण I। अब हम इसके 2-3 केस डिस्कस करेंगे, तो इसको मैंने मान लिया I1, यानी I1 यहाँ पर क्या है, आपतन कोण। अब ये अपवर्तित किरण है, ये अविलंब, अपवर्तित किरण का अविलंब के साथ ये वाला एंगल जो बनता है उससे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रकाश का अपवर्तन हमने बड़ी आसानी से बहुत डिटेल में पढ़ा इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कोण को बढ़ा रहे हैं।
इस कोण का मतलब है आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं। सपोज ये 30 डिग्री का हो, 30 का हो, अब हम क्या कर रहे हैं 30 से यानी आप 40 कर रहे हैं, करीब 50 कर रहे हैं, यानी हम जैसे ही आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो जो अपवर्तित किरण है वो और नीचे झुक जाएगी, दूसरे माध्यम में और झुक जाएगी। वजह क्या, सघन, जैसे ही हम आपतन कोण बढ़ाएंगे तो अपवर्तित किरण जो है वो अपने आप झुक जाएगी नीचे की तरफ। तो दूसरे केस में हम देख रहे हैं जो आपतन कोण है उसको मैंने और बढ़ा दिया, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा कर दिया। जब इससे जैसे ही मैंने ज़्यादा किया तो देखें यहाँ पर, तो जैसे ही मैंने इसको ज़्यादा किया, अब माध्यम ये सघन है वो विरल है, तो सघन से विरल में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है। पहले यहाँ पे आ रही थी, अब कुछ और नीचे इसके अपवर्तक तल पर ही आ जाती है, तो यानी वो क्या करती है, सीधी न जाके अविलंब से दूर, यानी इसी के अपवर्तक तल यहाँ पर ऐसी निकल जाती है। यानी दोनों माध्यमों का जो पृष्ठ है जिसको हम कहते हैं अपवर्तक तल, जो कॉमन तल है, उसी के ऊपर चली जाती है। तो इस दौरान क्या होता है, ये क्या है आपतन कोण, और ये अलग होगा, इसकी वैल्यू अलग होगी, तो इसको हमने नाम रख दिया इसका I2। लेकिन ये भी अलग होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है 90 का बन रहा है, यानी यहाँ इसको हम R1 मानने ले रहे हैं। यहाँ जो R2 बन रहा है ये भी अलग है, ये भी अलग, तो इसको R2 यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। कितना बन रहा है 90 डिग्री, यानी यहाँ एक समकोण बन रहा है। अपवर्तन कोण का मान कितना है 90 अंश। तो इसी कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। अब समझते हैं हम क्या है ये एक्चुअल में क्रांतिक कोण। यानी क्रांतिक कोण तब बनेगा जब कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, आपतन कोण का मान सघन माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। यानी सघन माध्यम से प्रकाश कण किस में जाए, विरल में, तब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण जो कितना R2, इसका मान समकोण यानी अर्थात 90 डिग्री हो जाए, तब ये आपतन कोण ये क्या I2, यही आपतन कोण, इसी को नाम दिया गया है क्रांतिक कोण। तब ये आपतन कोण I2 नहीं कहलाएगा, इसी को हम कहेंगे क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को चाहो तो हम स्मॉल c से दर्शाते हैं या फिर IC, I सफिक्स में C, ये मैंने पहले लिख दिया ऊपर। अब इसी डेफिनेशन को मैंने ऊपर लिख दिया, देख सकते हैं आप। सघन माध्यम में वह आपतन कोण, यानी सघन माध्यम नीचे है, वह आपतन कोण यानी ये वाला, जिसके लिए विरल माध्यम ऊपर है, अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण ये है, समकोण यानी 90 अंश हो, तब क्रांतिक कोण कहलाता है। तब यही आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। बड़ी सरल सी डेफिनेशन है इसकी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश कण जाती है तब वो दूसरे माध्यम में यानी विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, यानी समकोण हो जाए। जब समकोण हो जाएगा तो अपवर्तक पृष्ठ पर जाएगी वो अपवर्तित होके, तो न समकोण हो जाए तो जो आपतन कोण है वही आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। यानी जो क्रांतिक कोण है वो एक आपतन कोण ही है, हम अगर एक लाइन में कहना चाहें तो। कब, जिसके लिए दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, समकोण यानी 90 डिग्री हो जाए। तो इस तरह मैं समझता हूँ आपको ये क्रांतिक कोण समझ में आ गया होगा। तो ये जो डायग्राम है वो क्रांतिक कोण का है। किसका है, क्रांतिक कोण का। तो डेफिनेशन और इसका डायग्राम दोनों क्लियर है। इसको नोट किससे करते हैं, C से या फिर IC से। डेफिनेशन मैंने पहले लिख दी थी, आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम कोण बढ़ा रहे हैं वो किरण अपने मार्ग से और नीचे झुकती जा रही है। अब हमने क्या किया, इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा कर दें। क्रांतिक कोण क्या है, C, इससे भी ज़्यादा बढ़ा दें। अब हम क्या कर रहे हैं, अगले केस में, ये पहला केस है, ये दूसरा, ये तीसरा केस है। अब हम तीसरे केस में पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांतरिक परावर्तन को। पहले आप यहाँ देखें, फिर मैं उस पर आ रहा हूँ भी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण तक तो C है यहाँ पर, अब इससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। सपोज ये अब आपतन कोण का मान, तो इस केस में उस आपतन कोण को मैंने मान लिया I3। आपतन कोण को हम दर्शाते हैं I से। तीसरा केस है तो आया 3, ये पहला केस है 1 2 3। आप कई सारे केस ले सकते हैं, मैंने बेहतर समझने के लिए 1 2 3 केस ले लिए। अब आपतन कोण का मान क्या किया, क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर दिया। यहाँ तो बराबर है, इससे भी ज़्यादा यानी ग्रेटर देन C। जैसे ही क्रांतिक कोण से ज़्यादा करेंगे आपतन कोण का मान, जो अपवर्तक तल पर अपवर्तित होकर जा रही थी वो किरण, वो उसी के नीचे, यानी ये किरण और नीचे झुक जाएगी। जब नीचे झुक जाएगी तो वो किरण उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। देखो नीचे वाला माध्यम क्या है, सघन, और ऊपर वाला माध्यम क्या है, विरल। तो इस दौरान हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने क्या किया, आपतन कोण का मान यानी I3 आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर दिया, तो वो किरण दूसरे माध्यम में गई नहीं है, यानी विरल माध्यम में गई नहीं है, उसी सघन माध्यम में वापस लौट आई है। इसी घटना को हम कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन, यानी पूरी तरह से उसी माध्यम में किरण का लौट आना। अगर हम इसका मीनिंग समझें तो वो है पूर्णांतरिक परावर्तन। ये तभी होगा जब प्रकाश कण सघन माध्यम से कहाँ जाए, विरल माध्यम में। तो जैसे ही हमने आपतन कोण का मान यानी I3 का मान क्रांतिक कोण से अधिक किया,
तो वो किरण विरल माध्यम में गई ही नहीं है, सघन माध्यम में वापस लौट आई। सघन से चली थी, सघन में ही वापस लौट आई है। इसी घटना को, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी यही डेफिनेशन को मैंने इधर लिखा है। तो ये जो डायग्राम है वो आपको किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। अब इसी डेफिनेशन को मैंने यहाँ लिख दिया। देखो यही लिखा है कि जब कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो वह किरण उसी माध्यम में, उसी सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इसी घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सिर्फ एक फिनोमिना है, कोई राशि नहीं है, ना कि इसका कोई मात्रक हो। तो सिर्फ ये घटना है, जैसे अपवर्तन है प्रकाश का कोण और वैसे ही परावर्तन है, वैसे ही एक टर्म है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब इसके लिए दो कंडीशंस हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा, ये क्वेश्चन ऐसे परिभाषा में भी आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, और कई बार ये भी पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। ये 1 नंबर में आता है वेरी शॉर्ट में। तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशंस हैं। जब वो दो कंडीशंस अप्लाई होंगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि प्रकाश किरणें हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, यानी सघन से कहाँ जाए? वो विरल में। अगर विरल से सघन में आ रही हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। तो ये कंडीशंस हो गई, ये जब लागू होगी, ये जब अप्लाई होगी तभी ये घटना घटेगी, तभी वो किरणें सघन माध्यम में पूरी तरह से वापस लौट पाएंगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपतन कोण है आई, आपतन कोण है आई, इसका मान क्रांतिक कोण यानी सी से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण सी से ज़्यादा नहीं है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। तो यही दो शर्तें हैं, यही दो शर्तें अगर लागू हो रही हैं तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। पहली क्या है कि प्रकाश किरणें सघन से कहाँ जानी चाहिए? विरल माध्यम में, यानी डेंसर से जानी चाहिए, रेयर मीडियम में। और जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से जब तक ज़्यादा नहीं होगा तब तक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होगी। तो इस तरह आपने क्रांतिक कोण क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इन दोनों को समझ लिया है। अब देखो इसका हम एक रिलेशन निकालते हैं, क्रांतिक कोण का अपवर्तनांक से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है। तो हम ये मान के चल रहे हैं ये दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम है, यानी ये सघन माध्यम को मैंने दूसरा माना है और विरल माध्यम को किसने माना है? पहला। अब हम क्रांतिक कोण निकाल रहे हैं तो हम इस फिगर का यूज करेंगे, इस वाले का। तो इसको देखें, हमारा फोकस अब सिर्फ यहाँ होना चाहिए। हम निकालने जाए क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक यानी n में क्या संबंध होता है। तो इसके लिए देखिए इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश किरणें अभी कहाँ से कहाँ जा रही हैं? दूसरे माध्यम से, ये दूसरा माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है? पहला। और दूसरा माध्यम मेरा कैसा है? सघन। और पहला माध्यम कैसा है? विरल। यानी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अगर हम अपवर्तनांक निकालें तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 2n1। देखो अपवर्तनांक मैंने आपको बड़ी अच्छे से पढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। दूसरा माध्यम कौन सा मेरा? सघन माध्यम। पहला माध्यम कौन सा है? विरल माध्यम। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, और अपवर्तनांक हम निकालते हैं स्नेल के नियम से। किससे? स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई बट्टे साइन आर, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, वो नियतांक होता है मेरा अपवर्तनांक, और जिसको हम n या म्यू से नोट करते हैं। फिलहाल हम n मानते चले आ रहे हैं, तो इस केस में भी हमने इसको n ही माना है। दो का मतलब इसके सापेक्ष इसका होता है, दूसरे के सापेक्ष पहले का। दूसरा क्या है? सघन, पहला क्या है? विरल। ये जो कल्टू होता है साइन आई, आई मतलब आपतन कोण। अब इसके लिए, इस केस के लिए आपतन कोण आई, आई कितना? I2, और I2 की वैल्यू कितनी है? C। तो ये हो गया साइन C अपॉन, अब इसके लिए अपवर्तन कोण साइन R2। अब R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 90। तो इसको जगह मैंने लगा दिया साइन 90। ये वही फॉर्मूला लगा है साइन I अपॉन साइन R। I की वैल्यू यहाँ पर C है, यानी I2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? C, और R की वैल्यू कितनी है? 90। मैंने वो वैल्यू यहाँ पर यूज कर ली है। और हम जानते हैं त्रिकोणमिति से साइन 90 की वैल्यू साइन की टेबल में कितनी होती है? 1। तो जब आप यहाँ 1 लगाएंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन C ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2n1 इजुकल टू साइन C अपॉन 1। जब 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा, और ये आ जाएगा 2n1 इजुकल टू आ जाएगा साइन C। क्या आ जाएगा? साइन C। अब देखो हमने आपको पढ़ा दिया है कि 2n1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1n2, ऐसा हम लिख सकते हैं। इससे पहले हम डेरिवेशन किया है कि दूसरे माध्यम का सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष अगर हमें निकालना हो तो उसको उल्टा 1 अपॉन करके लिख सकते हैं।
तो अगर हम इसको 2n1 को हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/, इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर, 1/1n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन सी। क्या आ जाएगा, साइन सी। तो ये संबंध कहलाता है अपवर्तनांक का और अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण के पदों में। यानी ये n क्या अपवर्तनांक और c क्या है, क्रांतिक कोण।